हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग एंड सेकंड वन इज मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग। मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है, इसमें एक रिटेलर लेबर का यूज करता है सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए या एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में ले जाने के लिए या सामान को स्टोर करने के लिए। अब इसमें कुछ परेशानी होती है। अगर मैन्युअली हमारे जो रिटेलर है मटेरियल हैंडलिंग कराता है तो इससे लेबर को स्ट्रेन और स्प्रेन के चांसेस हो जाते हैं और इसके कारण हमारे जो लेबर है उनको मस्कुलर डिसऑर्डर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण हमारे रिटेलर की कॉस्ट बढ़ जाती है। और हमारा एक इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ, उसने मैक्सिमम वेट को रिकमेंड किया है कि कितना वेट हमारा लेबर उठा सकता है, मैक्सिमम उठा सकता है अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। वो मैक्सिमम रिकमेंडेड वेट है 23.313 kg। इतने तक जो है हमारी लेबर मटेरियल हैंडलिंग को कर सकती है। उसके बाद हमारे रिटेलर को मशीन का यूज करना पड़ेगा मटेरियल को उठाने के लिए या मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए। एंड सेकेंड वर्ड इज मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग मेथड। इसमें क्या है, हमारा जो रिटेलर है वो मशीन का यूज करता है, इक्विपमेंट्स का यूज करता है, जैसे कि लिफ्ट हो गई या डिफरेंट टाइप्स के और कोई मेथड हो गए, मशीन हो गई, जो कि हमारा रिटेलर यूज करता है प्रोडक्ट्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए। लेकिन अभी तक पूरे तरीके से मशीन का यूज नहीं किया जाता है। हमारा जो रिटेलर है सेमी ऑटोमेटेड मशीन मेथड का यूज करता है। इसमें क्या है, जो है इक्विपमेंट के साथ लेबर का यूज किया जाता है, मतलब दोनों मेथड्स को इकट्ठा करके हमारा रिटेलर मटेरियल हैंडलिंग करता है। इसमें क्या है कि अगर हम लिफ्ट का भी यूज कर रहे हैं गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए, तो लिफ्ट के अंदर भी गुड्स को रखने के लिए कोई पर्सन चाहिए, कोई लेबर चाहिए गुड्स को रखने के लिए। तो हम क्या कहेंगे कि अभी जो मेथड यूज हो रहा है वो सेमी ऑटोमेटेड मेथड यूज हो रहा है मटेरियल्स को हैंडल करने के लिए। तो कितने टाइप के होते हैं मटेरियल हैंडलिंग? दो टाइप की, एक मैनुअल एंड सेकंड वन इज मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग। लेकिन अभी कौन सा यूज हो रहा है? सेमी ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग मेथड। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। अगर हमारा रिटेलर मटेरियल हैंडलिंग करता है तो क्यों करता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, किस कारण से हमारा रिटेलर मटेरियल हैंडलिंग करता है। सबसे फर्स्ट है इंक्रीज इन प्रॉफिट। अगर हमारा रिटेलर मटेरियल हैंडलिंग करता है, अगर मटेरियल को ढंग से हैंडल करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो रिटेलर है उसको वेस्टेज कम होती है, टूट फूट कम होती है, जिसके कारण उसकी कॉस्ट कम आती है, जिसके कारण क्या है हमारे जो रिटेलर है उसे प्रॉफिट ज़्यादा होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये मेन मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है मटेरियल हैंडलिंग का। सेकेंड वन इज रिडक्शन इज कॉस्ट। अगर मटेरियल हैंडलिंग ढंग से करता है, प्रॉपर इक्विपमेंट का हमारा रिटेलर यूज करता है, प्रॉपर मेथड का यूज करता है, प्रॉपर टाइप ऑफ मटेरियल हैंडलिंग का यूज करता है, प्रॉपर हमारे गुड्स की स्टोरेज करता है, किसी तरीके की कोई वेस्टेज हमारे प्रोडक्ट्स की नहीं होती है, तो इससे रिटेलर को क्या फायदा है कि उसकी कॉस्ट में रिडक्शन हो जाती है, कॉस्ट किसी तरीके से उसकी नहीं बढ़ती है। अगर कॉस्ट नहीं बढ़ती है तो इससे हमारे रिटेलर को प्रॉफिट भी होता है। तो इससे क्या है, दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा मटेरियल हैंडलिंग का क्या है कि कॉस्ट में रिडक्शन हो जाती है। थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी। अगर हमारा जो रिटेलर है वो मटेरियल्स को ढंग से रखता है, उनकी हैंडलिंग ढंग से करता है, उनकी स्टोरेज ढंग से करता है, उनकी प्रॉपर कंट्रोल ढंग से करता है, तो उससे क्या है कि हमारे जो रिटेलर है उनके गुड्स की क्वालिटी मेंटेन रहती है और उन्हें किसी तरीके की कोई क्वालिटी में दिक्कत नहीं आती, जिससे कस्टमर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं और वो उनकी जो रिटेल आउटलेट है, रिटेल स्टोर है, उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं।
Our fourth objective is reduction in manufacturing time. अगर हमारा जो रिटेलर है वो मटेरियल हैंडलिंग ढंग से करेगा, प्रॉपर तरीके से अपने गुड्स को यूटिलाइज करेगा, प्रॉपर तरीके से उनकी स्टोरेज करेगा, प्रॉपर कंट्रोल करेगा, तो उससे क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि गुड्स जिस जगह पर जिस टाइम पर जरूरत है वो वहां पर टाइम पर पहुंच जाएंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग टाइम रिड्यूस होगा तो टाइम पर गुड्स हमारे कस्टमर को मिल जाएंगे, जिससे कि हमारे रिटेलर के कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएंगे। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है रिडक्शन इन वेस्टेज ऑफ मटेरियल। अगर गुड्स की मटेरियल हैंडलिंग ढंग से होती है, हमारे जो गुड्स है उनकी स्टोरेज ढंग से होती है, उनकी प्रॉपर केयर ढंग से होती है, उनमें लीकेज के चांसेस कम होते हैं, तो इससे क्या है मटेरियल की वेस्टेज कम होगी। अगर वेस्टेज कम होगी तो इससे क्या होगा, कॉस्ट भी कम आएगी, जिससे कि हमारे जो रिटेलर है उन्हें प्रॉफिट होगा। तो मटेरियल हैंडलिंग से क्या होता है, वेस्टेज ऑफ मटेरियल कम होती है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंक्रीज इन प्रॉफिट, रिडक्शन इन कॉस्ट, मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी, रिडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग टाइम, रिडक्शन इन वेस्टेज ऑफ मटेरियल। और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। क्या क्या प्रिंसिपल्स एक रिटेलर फॉलो करता है मटेरियल को हैंडल करने के लिए। फर्स्ट प्रिंसिपल है प्लानिंग प्रिंसिपल। जब एक रिटेलर मटेरियल को हैंडल कर रहा है, जब उनकी प्रॉपर स्टोरेज कर रहा है, तो उसके लिए किस तरीके के इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, किस मेथड का वो यूज करेगा, इस तरीके की प्लानिंग हमारा रिटेलर मटेरियल हैंडलिंग करने से पहले करता है। प्लानिंग प्रिंसिपल इसे ही कहते हैं कि क्या प्लानिंग हमारा रिटेलर करेगा अपने मटेरियल्स को हैंडल करने के लिए। सेकंड प्रिंसिपल इज सिस्टम प्रिंसिपल। सिस्टम प्रिंसिपल के अंदर हमारा रिटेलर इंटीग्रेट करता है कि वो किस तरीके से हैंडलिंग और स्टोरेज एक्टिविटी को इंटीग्रेट करे, किस तरीके से उन्हें इकट्ठा करे कि जो वेस्टेज है हमारे प्रोडक्ट की वो कम हो। ये सिस्टम प्रिंसिपल के अंदर हमारा रिटेलर देखता है। थर्ड है स्पेस यूटिलाइजेशन प्रिंसिपल। स्पेस यूटिलाइजेशन प्रिंसिपल के अंदर रिटेलर क्या देखता है कि जो स्पेस है वो जो उसके पास स्पेस अवेलेबल है वो अवेलेबल स्पेस को प्रॉपरली यूटिलाइज करे, किसी तरीके की कोई स्पेस की वेस्टेज ना हो, और स्पेस को इस तरीके से यूटिलाइज करे कि प्रोडक्ट्स की भी वेस्टेज ना हो और स्पेस भी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो जाए, जिससे कि हमारे जो रिटेलर है उसकी कॉस्ट कम आए। फोर्थ प्रिंसिपल जो हमारा रिटेलर फॉलो करेगा मटेरियल हैंडलिंग के लिए, एनवायरमेंटल प्रिंसिपल। एनवायरमेंटल प्रिंसिपल के अंदर जो हमारा रिटेलर है वो ये देखता है कि जो वो मटेरियल हैंडलिंग मेथड का यूज कर रहा है वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब कि वो एनवायरमेंट को इफेक्ट ना करे, किसी तरीके से एनवायरमेंट को किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए, इस तरीके के वो मटेरियल हैंडलिंग का मेथड का यूज करता है। फिफ्थ हमारा प्रिंसिपल है मशीनाइजेशन प्रिंसिपल। मशीनाइजेशन प्रिंसिपल के अंदर हमारा रिटेलर ये देखता है कि वो कौन सी मशीन्स का यूज करेगा और कितनी मशीन्स का यूज करेगा मटेरियल की स्टोरेज और उनके हैंडलिंग के लिए, और उन्हें एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में ले जाने के लिए किस तरीके की मशीन्स का यूज करेगा, और कितने रुपए की वो होनी चाहिए मशीन, कितनी कॉस्टली मशीन का यूज करेगा और किस तरीके की मशीन का यूज करेगा। ये सब कुछ हमारा जो रिटेलर है वो मशीनाइजेशन प्रिंसिपल के अंदर डिसाइड हमारा रिटेलर करता है। सिक्स्थ है स्टैंडर्डाइजेशन प्रिंसिपल। जो हमारा रिटेलर है जो मेथड का मटेरियल हैंडलिंग मेथड का यूज करता है वो स्टैंडर्डाइज्ड मेथड का यूज करता है, मतलब कि वो एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड एक बेटर मेथड का यूज करता है अपने मटेरियल्स को हैंडल करने के लिए, उनकी स्टोरेज करने के लिए, उन पर कंट्रोल करने के लिए वो स्टैंडर्डाइज्ड मेथड का यूज करता है। सेवंथ है एर्गोनोमिक प्रिंसिपल। एर्गोनोमिक प्रिंसिपल के अंदर जो हमारा रिटेलर है वो ह्यूमन कैपेबिलिटी और लिमिटेशंस को रिकॉग्नाइज करता है और उनकी रिस्पेक्ट करता है जब वो मटेरियल हैंडलिंग कर रहा है। तो
वो ये देखता है कि ह्यूमन जो कैपेबिलिटी है उनको भी ध्यान में रखे, और लिमिटेशंस क्या है कि कितना वो बोझ उठा सकती है लेबर, उतने तक ही उन्हें दे बोझ उठाने के लिए, उससे ज्यादा वर्कलोड उन पर ना डाले। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना न भूलें और शेयर भी करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।